गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ अर्चना तिवारी, कन्नमवार धनबाद माध्यमिक स्कूल से। आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब जैसे कि आपको पता है, लेक्चर की शुरुआत फिर एक नए प्रश्न से। तो मुझे बताइए बच्चों कि कल को आपके घर में किसी को ऐसा पेट में अचानक दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और पेन इज लाइक थोड़ा अनयूजुअल है, तो डॉक्टर ने क्या उनको कभी कुछ प्रिस्क्राइब किया है कि आप ये करवा लीजिए टेस्ट, तो क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? तो डेफिनेटली मुझे पता है आपका उत्तर सोनोग्राफी। तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है सोनोग्राफी करवाइए। तो आइए समझते हैं कि सोनोग्राफी मतलब कि ऐसा उसमें क्या टेक्निक है जिससे मनुष्य को हो रही है कोई वेदना, तो उसका पता लगाया जा सकता है सोनोग्राफी द्वारा। ये कौन सा वैज्ञानिक नया यंत्र है, उपकरण है, ये किस पर आधारित है, इसकी वर्किंग पैटर्न कैसा है, वो चलिए आज के लेक्चर में समझते हैं। सोनोग्राफी, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझने के लिए ये है बच्चों कि ये कौन से प्रकार की ध्वनि उपयोग करता है। पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनि इज दैट main thing which is responsible for detecting what is the cause of the pain। आपके पेट के अंदर हो रही वेदना, पीड़ा, उसका कारण क्या हो सकता है? क्या पेट में कुछ स्टोन है या इन्फेक्शन है? इसका पता लगाया जा सकता है बच्चों पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके, जो कि उपयोग होता है किस यंत्र में? सोनोग्राफी नामक यंत्र में। अब इसमें इसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो चलिए आइए समझते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप भूल से कभी ऐसे डॉक्टर के पास, कहते हैं ना, पेशेंट के साथ डॉक्टर के पास आप चले गए, लाइक आपके छोटे भाई को हो रहा है, छोटी बहन को हो रहा है, या आपकी माँ को हो रहा है ऐसा पेन, और आप चले गए रहेंगे, तो आपने महसूस किया रहेगा कि डॉक्टर जो होता है, जिस पार्ट में पेन हो रहा है, वेदना हो रहा है, लाइक जैसा पेट पे हो रहा है, तो आप देखते हो कि वो पहले पेट पे एक जेल लगाते हैं, एक लिक्विड होता है, और उसके बाद उनके पास एक सलाई होती है। सलाई का आपको फोटो आपकी किताब में दिया हुआ है। ये एक सलाई होती है जिसे हम कहते हैं प्रोब। प्रोब जिसे कहते हो आप हिंदी में सलाई। तो ये जो सलाई होता है ये कुछ किस तरीके का पार्ट होता है, तो इसको हाथ में पकड़ करके और उस बॉडी पार्ट पे जहाँ वेदना हो रही है वहाँ एक प्रकार का लिक्विड लगाया जाता है, और इस सलाई को जो है वो हर पार्ट के, पेट के हर पार्ट पर वो घुमाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये सलाई जो है ये पेट पे सीधे लगा दिया तो क्या तकलीफ है, लिक्विड की क्या जरूरत है? तो पेट के अंदरूनी भाग और प्लस इस प्रोब के बीच में सही संपर्क स्थापित हो, इसके लिए वो लिक्विड जो है वो लगाया जाता है। लिक्विड लगाने से, उस द्रव्य को लगाने से उस अंग पर जहाँ वेदना हो रही है, तो उसका संपर्क जो होता है वो एकदम सटीक होता है। इसके कारण उस द्रव्य को उस भाग पर लगाया जाता है जहाँ पे दर्द हो रहा है। अब ये करता क्या है वो सुनिए। इसके अंदर से कौन सी पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे छोड़ी जाती हैं, और इस द्रव्य की सहायता से वो आपके पेट के अंदरूनी हिस्सों पर, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, वहां पे पहुंचती है, और वहां से परावर्तित होकर यही प्रोब, यही यंत्र जो है सोनोग्राफिक यंत्र, यही वापस उस ध्वनि को एकत्रित करता है, वही वापस कलेक्ट करता है, यही ध्वनि की तरंग को छोड़ता भी है, और द्रव्य के माध्यम से ये आपके पेट के अंदर जिस भाग में पेन हो रहा है वहां पहुंचता भी है, और वहां से परावर्तित कर दिया जाता है, तो यही एकत्र भी करता है, कलेक्ट भी करता है। उसके बाद आप देखते हो कि ये जो प्रोब है ये कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ा होता है। इसका जो होता है तार, ये संगणक से जुड़ा होता है, और ये संगणक पर क्या करता है, उसकी चित्रकों की निर्मित करता है, उस पार्ट की, जहाँ उस अवयव अंदर के जो अंदरूनी अवयव है उसका यहाँ पे ये
इमेज क्रिएट करता है, और फिर उस इमेज को आप जूम आउट करके आप क्लियर देख सकते हैं कि कहीं पेट में कोई पथरी तो नहीं है, या फिर ये कोई इंफेक्शन तो नहीं है, कोई संक्रमण तो नहीं है जीव जंतु का। तो इस तरीके से अन्य बहुत सारे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स का ये अचूक निदान करता है। अचूक इसका मतलब बिना गलती के एकदम सही पता लगाता है कि वेदना का कारण क्या है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि पेट दर्द हो रहा है तो कहीं पथरी तो नहीं है, इसके लिए ये उपयोग होता है। साथ में ही जैसे गर्भाशय में पल रहे, पेट में माँ के गर्भ में गर्भाशय में पल रहे बच्चे का समय समय पे देखो आप सोनोग्राफी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं गायनेक जो बच्चों की डॉक्टर होती है। तो वो क्या करते हैं, वो भी समय समय पर बच्चे का सही विकास हो रहा है कि नहीं, 3 महीने के हिसाब से बच्चे का विकास बराबर है, 9 महीने के हिसाब से बच्चे का विकास बराबर है कि नहीं, उसके अंग डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, हार्ट बीट सुनने में आ रही है कि नहीं बराबर। तो ये सारी चीजें भी इसी यंत्र में इसी ध्वनि का उपयोग करके पता लगाई जाती है। साथ में जैसे हृदय, हार्ट अटैक के बाद हृदय की क्या अवस्था है, तो इस तरीके हृदय का आघात जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे अब दिनों दिन बच्चों ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें सोनोग्राफी का जो उपयोग है बढ़ता ही जाता है। तो ये हो गया आपका सोनोग्राफी टॉपिक। इसके बाद आते हैं बच्चों और हम पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव कर्ण, मानवीय कर्ण। तो मानवीय कर्ण जो है वो इसका मतलब ह्यूमन ईयर। इसका मतलब कितनी अच्छी बात है कि 9th में पढ़ते पढ़ते हमें सिर्फ नॉलेज नहीं मिल रहा है, हमें हमारे अंगों के बारे में भी जानने को मिल रहा है कि हमारा जो कान है वो किस तरीके से हमें ध्वनि को सुनने में मदद करता है, उसकी वर्किंग कहते हैं ना फॉर्मेट क्या है उसका, कि पैटर्न क्या है। तो ये है हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मानवीय कर्ण, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर जो है बच्चों, मैं साथ में ही इसका जो डायग्राम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाई तो अगले आधे घंटे जो है 15-20 मिनट वो इस डायग्राम को ही लग जाएंगे। तो बेटर आई विल शेयर स्क्रीन विद यू। ओके, सो ये देखिए ये है ह्यूमन ईयर। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हो। तो सबसे पहले ये जो आप ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये देखिए रेड कलर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आप जो मैंने ग्रीन कलर से राउंड किया है, ये पोर्शन है हमारे कान के। हमारे कान जो है बच्चों को 3 भागों में बटे हुए हैं। एक है बाह्य कर्ण, ये वाला, और ये है जो आप अंदर पर्पल कलर का देख रहे हो, अंदर पर्पल कलर की जो थिंग गई है वो है हमारा मध्य कर्ण। और उसके आखिरी में जो लास्ट में आप देख रहे हो जहाँ पे एक चक्राकार रचना है स्काई ब्लू कलर का, मैं अगेन उसे ये कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, ये है हमारा अंतःकरण जो कि है इनर ईयर। तो हमारे जो कान है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा है अंतःकर्ण। ओके, अब आते हैं हमारे इसमें, कहाँ पे, पिन्ना में, जिसे आप कहते हो कर्ण पल्लव। इसे आप क्या कहते हो, जिसे मैं राउंड करती हूँ रेड कलर से, इसे कहते हो आप कर्ण पल्लव, जिसका मतलब है कि पिन्ना। इसे इंग्लिश में हम बच्चों पिन्ना कहते हैं, मतलब कि बाह्य कर्ण। अब आप देखते हो ये सारे ये जो पार्ट जिसको मैंने राउंड किया है, ये आप बड़े आसानी से मेक आउट कर सकते हो आपके खुद के कान के, क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर है, बाह्य पार्ट है, तो ये अच्छा खासा विजिबल है, ये ऐसा स्किन कलर से आप दिख भी पा रहे हो। तो ये करता क्या है, ये इसका कार्य है बच्चों ध्वनि
हाँ तो सॉरी, तो इसका कार्य है ध्वनि को कलेक्ट करना। और ध्वनि कलेक्ट करने के बाद, ध्वनि को एकत्र करने के बाद यह करता क्या है बच्चों, ये क्या करता है, ये ध्वनि को यहाँ से देखिए चारों ओर से इसने एकत्रित किया, किसने, कर्ण पल्लव ने। ये एकत्र करने के बाद ये क्या करता है, ये जो श्रवण नलिका है, ये पर्पल कलर का श्रवण नलिका है, इसमें ये भेज देता है। अब भेजने के बाद ये पर्पल कलर का जो है, ये यहाँ से हमारा शुरू होगा अंदर मध्य कर्ण। अब यहाँ पे आप इसको, मैं अगर जूम करूँ थोड़ा पिक्चर को, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे पर्पल कलर का अंदर आप देखो चक्र जैसा लगा हुआ है, ये वाला पार्ट तो आप देख रहे हो, ये क्या है, पर्दा है। आपने सुना होगा कि अरे हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि अरे कान का पर्दा फट जाएगा, कान का पर्दा। तो कुछ ना कुछ आप भले न जानो, बट इतना आप जरूर जानते हो कि कान के अंदर पर्दा होता है। तो यही यहाँ पे ही ये कान के पर्दे को ही हम कहते हैं कर्णपटह। ये देखिए कर्णपटह, कान का पर्दा को बच्चों कहते हैं कर्णपटह, मतलब एक तरीके का आवरण है, उधर पर्दा है। अब इस पर्दे पर क्या होता है, ये एकत्रित ध्वनि यहाँ से एंट्री कर रही है, ये मेरा रेड एरो समझ जाओ ध्वनि है। अब ये जो ध्वनि के वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, ये अगर एंट्री कर रहे हैं तो दो प्रकार की बातें होती है, एक होता है संपीड़न और दूसरा होता है विरलन। मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, संपीड़न हो रहा है, बीच बीच में पॉज ले रही हूँ तो विरलन हो रहा है। तो जब जब संपीड़न होगा तब तक दाब अंदर, दाब पड़ेगा इस पर्दे पर, वो अंदर की ओर ढकेलेगा कर्णपटह को। और जब जब विरलन होगा, इसका दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, दाब जो होगा कम हो जाएगा, और उसके बाद ये जो पर्दा है वो बाहर की ओर ढकेलता है। इस तरीके से कंपन तैयार होता है, अंदर बाहर टू एंड फ्रो का मूवमेंट तैयार होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो वाइब्रेशन। तो कंपन तैयार होते ही अब क्या होगा, अंदर ये जो कंपन होगा ये कहाँ भेजा जाएगा, अंतःकरण में। अब ये जो अंदर ये वाली लाइन है, ये वाला आप देख रहे हो, इसको जो मैंने कई बार राउंड किया, यहाँ से अपना अंतःकरण शुरू हो रहा है। ये जो चक्राकार है ना, इसे कर्णवर्त बोलते हैं, कर्णवर्त। ये जो चक्राकार घोंगे जैसी रचना है, ये कहलाती है बच्चों कर्णवृंत। अब उस कर्णवृंत की जैसी रचना थी, ये वाला, ये जो होता है कर्णवर्त कहलाता है, कर्णवर्त, कर्णवर्त कहलाता है। अब ये क्या करता है, ये जो होता है कंपन को ये एकत्रित करता है, इसमें कंपन आ गए, कंपन कैसे होता है, ऐसे। तो ये हो गया कंपन, टू एंड फ्रो। संपीड़न से पर्दा अंदर की ओर धकेला जाता है क्योंकि इस पर दाब अधिक हो जाता है, और विरलन से पर्दा जो होता है बाहर की ओर आता है, और क्योंकि उस पर दाब जो होता है वो बहुत कम हो जाता है तो वो बाहर की ओर धकेला। ये अंदर की ओर जाना, बाहर की ओर आना, अंदर की ओर जाना, बाहर की ओर आना, ये होता है, एक मूवमेंट क्रिएट करता है टू एंड फ्रो का, जिसे कहते हैं कंपन, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो होता है, अब ये कर्णवृंत में कलेक्ट कर लिया जाता है। कर्णवृंत में क्या होता है बच्चों, कि ये इसका होता है कंपन। कंपन जो है वो रूपांतरित किया जाएगा विद्युत तरंगों में, जिसमें विद्युत, इसका रूपांतरण होगा विद्युत तरंगों में। ये जो विद्युत तरंगें होंगी ये कहाँ पर जाएंगी, ये जाएंगी श्रवण तंत्रिका में। कहाँ जाएंगी, श्रवण तंत्रिका, जो कि किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से। जब भी किसी वर्ड में आप तंत्रिका सुन लोगे, समझ जाओ ये बस करो नर्व है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। नर्व, नर्वस सिस्टम, इसका मतलब हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। तो ये जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, जो जाल होता है, वो पूरा किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे, मस्तिष्क। से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से ये जुड़ा होता है, मतलब कि हमारा ब्रेन। जैसे ही ये ब्रेन तक पहुंचा जाता है, ये कंपन
जिसका रूपांतरण हुआ विद्युत तरंगों में। अब ये जो तरंगे हैं वो श्रवण तंत्रिकाओं तक पहुंचाई गई, जो कि इंटर इन अ वे कनेक्टेड है मस्तिष्क से। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आपके घरों में आप देखते हो कि कोने कोने तक, बाथरूम में, किचन में, गैलरी में, बैल्कनी हो जिसे आप कहते हो, तो कोने कोने में आप देखते हो आपको इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आप ऑन कर सकते हो। बट हर एक का एक मेन कनेक्शन होता है, आपके घर में दिया होता है मेन स्विच, क्योंकि आपके बाहर मीटर बॉक्स से सारी वायरिंग वहीं से आई हुई होती है, सारा कनेक्शन वहीं से किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं मेन स्विच ही ऑफ कर दूं या मीटर बॉक्स ही हमारा जल जाए, तो आप देखते हो कि हमारे घर के छोटे से छोटे यंत्र है, जो बिजली के उपकरण है, आप उसको चालू नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी का कोई भी अंग हो, पार्ट हो, उसका ये जो मेन मीटर बॉक्स है वो है ब्रेन। वो सारे, किसी भी आपके पैर के एक नाखून भी अगर टूट जाए या उसमें भी दर्द हो रहा होता है, तो भी आपको महसूस होता है वो पेन, क्योंकि आपका हर बॉडी पार्ट, उसकी जो कनेक्शंस है, उसके जो वायर्स है, वो हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। इसके लिए हमारे बॉडी की किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में छोटा से छोटा पेन हो, हम उसे महसूस करने में सक्षम है, क्योंकि वो सारे कनेक्शन जो है वो ब्रेन से लगे हुए हैं, ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही ठीक कान के भी अंदर ये जो श्रवण तंत्रिकाएं हैं, ये कनेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। वो श्रवण का जो स्टिमुलस है, उसके एहसास को वो वहां तक पहुंचाती है, ब्रेन से जोड़ती है। तो ठीक ऐसा ही जैसे कि मैं बता दूं, पिल्ला ने क्या किया, जो है साउंड को कलेक्ट किया। पिन्ना मतलब कर्ण पल्लव ने ध्वनि तरंगों को एकत्रित किया, एकत्र करके श्रवण नलिका की ओर भेज दिया। श्रवण नलिका जो क्या करती है, मध्य कर्ण में पहुंचाती है। जो एकत्रित ध्वनि तरंगे हैं वो मध्य कर्ण में पहुंचाई। मध्य कर्ण में संपीड़न और विरलन के कारण कंपन हुआ। अब मध्य कर्ण ने कंपन को किधर भेज दिया, इनर ईयर के पास भेज दिया, मतलब अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में ये घोड़े जैसी चक्राकार जो रचना है, जिसे कर्णवर्त बोलते हैं, इसने क्या किया, कंपन हुआ, विद्युत तरंगों में रूपांतरण किया। विद्युत तरंगों का जो रूपांतरण करने के बाद ये जो है, इनको श्रवण तंत्रिकाओं तक भेज दिया गया, जो कि मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और मस्तिष्क पे ये सिग्नल मिलते ही मस्तिष्क उसकी उस ध्वनि की व्याख्या करता है। इसका मतलब फिर आपको वो उसका स्पष्टीकरण करता है कि ओके, इस प्रकार की ध्वनि आ रही है, या आपसे ये करने को कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि अभी 10:45 को साइंस 1 का ध्वनि चैप्टर का लेक्चर है, उसे अटेंड करिए, ये आपको कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ओके, फाइनली हमने 10:45 का लेक्चर ज्वाइन कर लिया है, टीचर इज टीचिंग अस ह्यूमन ईयर। तो ये सारी बातें जो हुई, जो मुझसे निकल रही है ध्वनि और जो आप तक पहुंच रही है, वो किन 3 स्टेप्स से होकर गुजरी है माय डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से? बाह्य कर्ण मतलब कर्ण पल्लव ने एकत्रित किया, श्रवण नलिका में भेजा। मध्य कर्ण ने उसको क्या किया, उसको उसमें कंपन किया, मतलब संपीड़न और विरलन के कारण फाइनली उसमें कंपन हुआ और मध्य कर्ण ने अंतःकर्ण तक पहुंचाया। अंतःकर्ण ने उसका विद्युत तरंगों में रूपांतरण कर श्रवण तंत्रिकाओं से होते हुए उसे ब्रेन में पहुंचाया और ब्रेन ने उसकी व्याख्या की। तो आपको समझ में आ गया कि ओके, अब मुझे पता है मेरा ईयर जो है वो आखिर काम कैसे करता है, आखिर मुझे सुनाई कैसे देता है। तो अब आपको समझ चुके हैं, ऐसा मैं समझ रही हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सम न्यूमेरिकल्स। देयर आर सम न्यूमेरिकल्स इन योर चैप्टर व्हिच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज लाइक v is equal to न्यू लैम्डा, मतलब ध्वनि का वेग पर आधारित वो प्रश्न है। तो एक दो प्रश्न कर लेते हैं चलो, और फिर यहाँ पे आपका ये चैप्टर, दिस चैप्टर विल गेट ओवर, राइट। सो नेक्स्ट आपका टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स ही ले लेते हैं, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 136।
तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1.5 किलो हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति तथा, अब आप जैसे 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 कि मैंने आपको सिखाया है, जैसे जैसे आपको यहाँ मालूमात होते जाए कि आपको दिया क्या है, वैसे वैसे आप गिवन एक टाइटल डाला करिए और उसमें आप नोट डाउन कर लिया करिए कि क्या है। तथा 25 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य की ध्वनि को, ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूर, दूरी तय करने के लिए, दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आप डालिए सोल्यूशन, और जैसे कि मैंने बोला है सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखा करिए गिवन। गिवन मतलब आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दिया गया है। अब दिया क्या गया है पहले वो सोचिए बच्चों। तो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को आप डिनोट कैसे करते हो? न्यू द्वारा। तो सबसे पहले न्यू लिख लो। न्यू कितना है? 1.5 किलो हर्ट्ज, जिसे आप बोलते हो 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। मतलब 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। जैसे कि आपका 1 केजी में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10⁻³ ग्राम होते हैं। ठीक ऐसे ही 1 किलो हर्ट्ज में 10⁻³ हर्ट्ज होते हैं। ठीक वैसा ही संबंध है इसमें। ठीक है, जैसे 1 लीटर में 1000 लीटर, तो वैसे ही ठीक ऐसे ही 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज मिल गया आपको। अब उसके बाद और क्या दिया गया है? तरंग दैर्घ्य दिया गया है। अब तरंग दैर्घ्य को आप बच्चों कैसे डिनोट करते हो? लैम्डा द्वारा डिनोट करते हो। अब ये जो लैम्डा है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर अगेन वी कैन कीप इट इन एसआई यूनिट्स में ही, हमें सारी चीजें चाहिए। और ये सीजीएस है, सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर आप इसको कन्वर्ट कर लिए मीटर में। अब आपको कितना पता करने के बाद आपको, लेकिन वो क्या इंटरेस्टेड है फाइंडिंग आउट करने में, साथ में वो एक और चीज दिया है, दूरी। अब दूरी जो है वो आप लिख सकते हो, दूरी भी उसको ऐसे लिख सकते हो कि वो कितना है? 1.5 किलोमीटर। अब वापस से किलोमीटर अपने को नहीं चलेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 अगेन रेज़ टू 10⁻³ ठीक है, तो इस तरीके से आपने किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न में तीनों कन्वर्जन देखने को मिल रहा है कि मीटर और किलोमीटर में क्या संबंध है। मतलब कोई जानकारी अगर किलोमीटर में दी गई है तो कैसे आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, अगर सेंटीमीटर में है तो आप कैसे उसे मीटर में करोगे। सेम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी अगर किलो हर्ट्ज में है तो उसे हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। इसके बाद वो आपको बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड, इंटरेस्टेड है वो ज्ञात करने में कि कितना समय लगा, कितना समय लगा। अब उसके बाद फॉर्मूला आप लगाइए, फॉर्मूला लगाइए V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा।
अब आपको पता है न्यू दिया है, लैम्डा दिया है, तो आप बड़े आराम से v ज्ञात करोगे। v मतलब ध्वनि का वेग, तो v बराबर न्यू का वैल्यू रखिए, क्या है न्यू, न्यू है 1.5 into 10⁻³ ये हो गया न्यू। लैम्डा का मान क्या है बच्चों, यहाँ देखिए, ये लैम्डा का मान क्या है, 0.2 गुणे 0.25, 0.25। अगर इस 10⁻³ मतलब 1000 का गुणा मैं 0.25 में 1.5 में करूं, तो ये यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखिए v बराबर हो जाएगा मेरा 15 गुणे 25। ये जो 3 शून्य है, 1000 पे जो 3 शून्य है, वो 3 शून्य का उपयोग देखिए मैंने कहा किया, ये एक शून्य का उपयोग करके मैंने एक दशमलव बिंदु को राइट में शिफ्ट किया तो 15 हो गया। अभी भी 2 शून्य बच गए 1000 के, तो ये 2 शून्य का उपयोग मैंने यहाँ दशमलव बिंदु को 2 अंक से राइट में शिफ्ट करने के लिए मैंने कर दिया। तो टोटल 1000 में 3 शून्य है और उनका उपयोग मैंने ये 3 अंकों को, जो दशमलव बिंदु को 3 अंक से राइट में शिफ्ट करने के लिए मैंने उपयोग कर लिया। तो ये 1.5 की जगह 15 हो गया और 0.25 जो है वो 25 हो गया, और 15 और 25 का गुणा करिए तो आपको आएगा 375। क्या आएगा 375, कर लेते हैं 25 गुणे 15, तो 5 आएगा 5 टू 10 and 2 कैरी तो 125 into 1 का 25 में गुणा करो और 25। अब आप इसको जोड़िए तो 5 2 5 7 और 2 1 3 तो 375। तो 375। अब बात आई कि हमें इकाई क्या रखनी है, तो क्योंकि आपने सारे सबमिशन सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपने एसआई यूनिट्स में किया है, तो वेग की भी आपको जो मिलेगी वो है एसआई यूनिट में ही मिलेगी, जो कि है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको वेग मिला, ध्वनि का वेग 375 मीटर प्रति सेकेंड आपको वेग मिल गया, ठीक है। तो क्या वो वेग चाहता था हमसे, कि क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग एल्स। वो कह रहा है कि इतनी आवृत्ति और इतने तरंग दैर्घ्य, मतलब वो जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति ये है और उसी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 25 सेंटीमीटर है, तो अगर वो ध्वनि कितना किलोमीटर दूरी तय कर ली, 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे समय कितना लगने वाला है। तो एट द एंड इट इज आस्किंग मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, समय मांग रहा है वो हमसे। तो अब देखिए कि क्या हम इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ हम कर सकते हैं, आगे की चीज पता कर सकते हैं। तो यस, हमें पता है कि वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें वेग पता है, क्योंकि हमें दूरी पता है, तो समय क्यों नहीं हम निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो समय के रूप में ही अगर मैं सूत्र को व्यक्त करूं तो दूरी बटे वेग, समय बराबर दूरी बटे वेग, समय यहाँ जाएगा लेफ्ट में और वेग जो है वो राइट में आ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। अब बस करिए, दूरी की जगह पे दूरी का मान, वेग की जगह पे वेग का मान। दूरी कितनी है बताइए, यहाँ से देख करके 1.5 into 10⁻³ 1.5 into 10⁻³। अब वेग क्या है, वेग क्या है, वेग अभी जस्ट आपने ज्ञात किया, वेग कितना है 375, 375। अब अगर आप इस 10⁻³ को ये करेंगे, उसमें एक्सपांड करिए तो 3 शून्य ना, तो 5 0 0, मतलब ये जो 1.5 है ये क्या हो जाएगा 1500, और 1500 बटे 375 अगर आप करेंगे तो ये कितनी बार में इससे भाग जाएगा, कोई आइडिया है आपको कितनी बार में?
ट्राई करते हैं। तो लगभग अगर ये 400 होता तो कितनी बार में जाता, 400 जो होता वो 4 बार में जाता ना, तो मतलब लगभग, तो 375 को 4 बार में ट्राई करते हैं क्योंकि मतलब जो 400 है तो 4 चौक 16 थोड़ा आगे हो जा रहा, 375 को 4 बार में जाना चाहिए, तो एक बार ट्राई करके देखिए। 5 4s are 20 carry, 7 4s are 28 again 30 carry, and 4 3s are 12 and 3 1500। तो इसका मतलब जो हमारा थोड़ा सा एक एस्टिमेशन था कि 375 में, क्योंकि वहां पे 0 है तो भाग जाने की शक्यता थी, 375 से 1500 में 4 बार में भाग चला जाएगा, तो ये 4 और आपको उत्तर आया 4। बोल रहा हूँ कि समय कितना लगेगा, जैसे कि अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारे के सारे जो है ये हमने SI यूनिट्स में ही दिए हैं, तो इसका भी आपको सेकंड में उत्तर आएगा। इसका मतलब अब आप शब्दों में अपना उत्तर लिखिए कि ध्वनि को कितना दूरी, मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 सेकंड का समय लगेगा। पूरा ऐसा शब्दों में आप लिखेंगे उत्तर कि अतः दूरी ध्वनि को कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। फाइनल उत्तर आप यूं बता दीजिए कि अतः ध्वनि को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। कितना, 4 सेकेंड का समय लगेगा। आप चाहे तो इसे शब्दों में पूरा लिख सकते हैं, 4 सेकंड कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएंगे बराबर, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर अगला जो प्रश्न है, उदाहरण 3 जो है वो तो हमारे सिलेबस से कवर हो चुका है। जो दूसरा उदाहरण है वो हम देख लेते हैं अगले 5 मिनट में। इसका अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन नजदीक कर रही हूँ और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के हो गया रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण जो है वो पहले की कंपैरिजन में, पहले की तुलना में काफी सिंपल है। दूसरा उदाहरण बोल रहा है कि सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में, सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में समुद्र के पानी में ध्वनि तरंग प्रेषित करने के उपरांत, ध्वनि तरंग प्रेषित मतलब थोड़ी दूर है, प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद ध्वनि प्राप्त, मतलब लौट कर आई के बाद प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उस स्थान पर समुद्र की गहराई कितनी होगी। तो उस स्थान
पर समुद्र की गहराई। क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए कि कितनी होगी, जिससे हम जल्दी से अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़े। ओके, सो कितनी होगी, लेट्स सी कि कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं कि ये जो सोनार है, जो आपका बोट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए एक होता है आपका, एक होता है जहाँ से प्रेषित की जाती है ध्वनि, और एक होता है जहाँ से आपकी ध्वनि जो है एकत्रित की जाती है, परावर्तित ध्वनि जो होती है वहां पे वापस से एक्सेप्ट की जाती है। तो ये होता है दो डिवाइस लगे होते हैं। तो ये कह रहा है कि सोनार की सहायता से समुद्र के पानी, ये समुद्र है, समुद्र के पानी में जो ध्वनि तरंग प्रेषित की गई, मतलब यहाँ से जो भेजी गई, वो कितने समय के बाद, ये देखो ये आ रही है, ये जा रही है, तो इसके लिए जाने का एरो, ठीक है, ये जा रही है तो इसके लिए जाने का एरो, और ये आ रही है तो आने का एरो। तो ये टोटल इसमें कितना वक्त लगा, 4 सेकेंड का वक्त लगा। तो बोल रहे हैं उस स्थान की समुद्र से गहराई की, ये गहरा कितना है, जो है ना ये गहरा कितना है वो बताइए, मतलब कि उसका दूरी, उसकी दूरी बताइए। सेम वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला लगाने से पहले समय के मान को समझ लेते हैं बच्चों, कि ये जाने से लेकर के आने में उसे 4 सेकंड का समय लगा। जितनी दूरी उसको जाने में लगी, जितना समय उसको जाने में लगा, उतना ही समय आने में लगा होगा। तो ये कुल समय है। तो हमें एग्जैक्ट अगर समय चाहिए तो 4 सेकेंड को हमें पहले आधा करना होगा, कि 2 सेकेंड से जाने में लगा, 2 सेकेंड उसे जाने में लगा, और 2 सेकेंड उस ध्वनि को परावर्तित होकर के आने में लगा। तो एक तरफा जो समय है वो 2 सेकेंड है। इसे बराबर आप जरूर, जब तक ये आप रफ डायग्राम ऐसा बनाएंगे नहीं तो आपको ये समझेगा नहीं, इसका आपको एहसास नहीं होगा। तो इसके लिए समय है हमारा 2 सेकेंड, ठीक है, समय है हमारा 2 सेकेंड। अब आगे देखेंगे वेग दूरी बराबर, अब हाँ एक और इसमें दिया गया, इसमें एक और चीज जो दिया गया है वो ब्रैकेट में दिया गया है, समुद्र जल में ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग यहाँ दिया हो गया है 1550 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक चीज तो भाई हमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 का मान ज्ञात होगा तभी ना हम ज्ञात कर पाएंगे दूसरे का। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट अपना दूरी बराबर, जो सूत्र है वो लगाते हैं, दूरी बराबर वेग गुणे समय, क्योंकि हमें पता है वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय को वहां भेजू तो वेग गुणे समय। अब वेग का मान आपको बता दिया है, समुद्र जल के ध्वनि का वेग होता ही क्या है, 1550 मीटर प्रति सेकेंड, गुणे समय कितना लग रहा है एक तरफा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 2 सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड आपस में कर दिया, ध्यान दीजिए ये सेकेंड है, हाँ सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड आपस में कर दिए। और 1550 का 2 में गुणा करोगे तो 1500 जो होता है वो 3000 होता है, 50 50 100, तो आपको सीधे सीधे 3100 मतलब 3100 मीटर, ये आपको इकाई रह गई मीटर। तो दूरी जो है वो है 3100 मीटर। इसका मतलब कि वो जो समुद्र की गहराई जो है वो कितना गहरा होगा, 3100 मीटर वो गहरा वो समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश तो मैंने बहुत की है कि आपको पाठ जो है और उसके साथ ही उसके जो संख्यात्मक प्रश्न है उसको मैं अच्छे से आपको बता पाई हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा भी होगा। और इसके साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अगर अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर आपको किसी को भी ये संख्यात्मक प्रश्नों में या पिछले जो हमने टॉपिक्स पढ़े अगर उसमें कोई भी डाउट है
तो you please you can ask me. या प्लीज एक के बाद एक बच्चे अपना हाथ ऊपर करें और जो भी डाउट्स हैं उसको आप पूछिए, आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा. यस. किसी के रेज हैंड नहीं है मिस. ओके ओके. सो आई अज्यूम कि आप सभी को समझ में आ गया है. डेफिनेटली आप थोड़ा सा जो भी टॉपिक्स पढ़ाया गया, स्पेशली मानव कट जो है उसकी डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इट इज अ लिटिल टफ वन. इसके साथ ही हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं. मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल.